हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो साथियों, आज की कड़ी में बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन एक बार फिर से हैं। अब रीतिकाल, भारतेंदु युग और उनके मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन लेकर के आया हूँ। काफ़ी व्यवस्थित ये सेशन होगा, काफ़ी व्यवस्थित ये श्रृंखला होगी। भारतेंदु की श्रृंखला इनकी श्रृंखला, बच्चन सिंह की श्रृंखला अभी आगे चलेगी भी। क्योंकि अब आधुनिक काल की शुरुआत कर रहे हैं, भारतेंदु युग और उनके मंडल को आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद द्विवेदी युग आएगा, उसके आगे का मंडल आएगा, उसके आगे की बातें आएँगी। कंटिन्यूअसली हम सभी लोग पढ़ेंगे बच्चन सिंह को, चूँकि महत्वपूर्ण है ये, यहाँ से आएगा। बच्चन सिंह को खत्म कर लेंगे, तब फिर आप जैसा कमेंट करेंगे, आप सभी लोग किसके और महत्वपूर्ण कथन चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को देखा करिए तो लाइक कर दिया करिए एक बार। प्यार से एक लाइक कर देंगे, एक कमेंट कर देंगे तो वीडियो का लोड बढ़ जाएगा और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हम आपसे क्या ले रहे हैं? पैसा तो ने ले नहीं रहे हैं। हम खुद तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं, हमको अच्छा लगता है वो नोट्स बनाना, तो बना करके तुरंत का तुरंत हम सोचते हैं कि आपको वीडियो दे दें, लेकिन तुरंत हो नहीं पाता, 2-3 दिन लगता है छाँट करके बनाने में, टाइप करने में, उसको मैटर को सेट करने में। मज़ा आता है हमको इन सब काम करने में, अच्छा लगता है, बशर्ते कि आप सभी लोग थोड़ा-सा एप्रिशिएट करेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। फिलहाल चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन आज की कड़ी में रीतिकाल से संबंधित होंगे, भारतेंदु युग और उनके मंडल के लेखकों से संबंधित होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सभी लोग रीतिकाल से संबंधित। रीतिकाल के विषय में बात करें अगर हम, तो थोड़ा-सा इसका हम कलर बदल लें पहले। रीतिकाल के विषय में बात करते हैं, तो केशव ने अपने युग में, जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। जितने भी कथन होंगे सब बेहद महत्वपूर्ण कथन होंगे। केशव ने अपने युग में, जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, तो हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित। ये डायरेक्ट पूछ सकता है ना, ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित। बच्चन सिंह ने ये कथन किसके विषय में कहा है? कबीर, जायसी और सूर और तुलसी हिंदी के महान कवि हैं। ये कथन यहीं नहीं खत्म होगा, आगे भी बढ़ेगा। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी हिंदी के महान कवि हैं। विचारधारा में सभी अलग-अलग हैं। कंटिन्यू है अभी। विचारधारा में सभी अलग-अलग हैं, पर भक्ति के स्तर पर सब एक हैं। उनके काव्यों में समतापरक मानवीय जागरूकता और जीवन की अशेष संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इस महान परंपरा की परिणति रीति काव्य में होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे, जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। ये रीतिकालीन कवियों के विषय में है कि रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे, जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। आगे देखा जाए, अगले कथन की तरफ चलेंगे, तो भक्ति काल के भक्त कवियों को सीकरी से कोई काम ना था, पर रीतिकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरय न एको काम। सीकरी का मतलब आप जान ही रहे हैं, वो जो फतेहपुर सीकरी के विषय में है ना? भक्तन सो सीकरी सो का काम, वो वाली बात है। यहाँ पर सीकरी से काम था, क्योंकि ये दरबारी संस्कृति को उत्पन्न करने वाले थे, दरबारी कवि थे एक तरीके से, तो इनको काम था। कवि लोग कविता के सौदागर थे। सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव हो चुका था। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा। ये महत्वपूर्ण बात है। किसने जो है सुकवि को कविता का सौदागर कहा? तो देव ने कहा है, बच्चन जी के शब्दों में। इस सौदागर कवि ने भोगीलाल जैसे रईस से लाखन खर्च रच आखर खरीदे हैं। पद्माकर डंके की चोट कहते हैं, चोट पर कहते हैं कि आखर लगाए लेत लाखन की सामा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले कथन की तरफ देखेंगे। यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता, तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत ना पड़ती। शुक्ल जी शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी के विषय में ये बच्चन जी का कथन है। आगे बढ़िएगा, अगले को देखते हैं। सीमित विषय वस्तु के कारण कवियों की दृष्टि शिल्प विधान की ओर गई। उन्होंने भाषा को मांझा, उसे संगीत की माधुरी, चित्र की रंगीनी और काव्यात्मक बिंब से अलंकृत किया। सवैया और कवित्त छंदों की लयात्मकता को धारदार बनाया। भक्ति काल के कवियों ने देश भाषा का प्रयोग भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए किया। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, किंतु रीतिकालीन कवि तो सचेत रूप से कविता लिख रहे थे। उन्होंने अपने को धर्म से लगभग मुक्त कर लिया था। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले कथन की तरफ हम आगे बढ़ें तो अगला कथन है कि भक्ति काल में ब्रजी और अवधी दोनों कविताएं लिखी जा रही थीं, परंतु रीति काल में अवधी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा गया। ब्रज भाषा सामान्य काव्य भाषा बन चुकी थी। ये महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान दीजिएगा। व्यंगार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य और बाद में लक्षण। लक्ष्य अंश मूल नया प्रयोग कहा जा सकता है, जो परिपाटी विरुद्ध है। लक्षण अंश वृत्ति।
आगे देखेंगे हम सभी लोग अगले कथन की तरफ। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। ये शुक्ल जी के विषय में बच्चन जी कहते हैं। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। अब पूछेगा कि यह कथन बच्चन जी ने किसके विषय में कहा है, तो प्रताप शाही के लिए कहा है। या ऐसा सवाल बन सकता है कि प्रताप शाही के लिए यह कथन कि इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया, किसका कथन है, तो बच्चन सिंह का। छंदों में ना कहीं फालतू शब्द है, ना दुरारूढ़ कल्पना। वाक्य विन्यास में इतनी सफाई बहुत ही कम कवियों में मिलेगी। शुक्ल जी इनको पद्माकर के समकक्ष बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप शाही के लिए ही है। आगे बढ़िएगा। राज्यसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ न कुछ पंडिताई जरूरी थी। कविता ना सही, रीति ग्रंथ ही सही, असफल कवि आलोचक बन जाता है। ये बड़े महत्वपूर्ण है पंक्ति। अंतिम बात भी पूछ सकता है ये कि असफल कवि आलोचक बन जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है भाई, बच्चन सिंह जी का। मतीराम का वीरता वर्णन का दस्तूर निभाता है। ना शब्दों में जान है और ना अर्थ में सच्चाई, वह शुद्ध प्रशस्ति वाचन है। मतीराम के विषय में है। आगे बढ़िएगा, अगले को देखेंगे। जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नक्सिक वर्णन में लगा हुआ था तो भूषण ने इतिहास की उस प्राणवान धारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी। भूषण ने यदि इसे शिवाजी के सामने 52 बार पढ़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। युद्ध वर्णन की अपेक्षा वे युद्ध वर्णन की तैयारी का वर्णन अधिक करते हैं। शिवा बावनी का नाम आपने सुना ही है, भूषण जी ने लिखा है। उसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है या प्रसिद्ध ये है कि इंद्र जिमि जंभ पर बाणो जो अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल कुलराज है। पवन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। दावा द्रुम दंड पर चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर कान्ह जिम कंस पर, यों मिलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। तो ये शिवा बावनी का एक है, कविता है। इसी के विषय में कहा गया है कि अगर इन्होंने 52 बार पढ़ा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अतिशयोक्ति मूलक वर्णन चाहे वह वीरता का हो या श्रृंगार का है, कवियों का युग धर्म था। वर्णन की प्रणाली पारंपरिक और वीर गाथाओं के मेल में है। इसी को प्रौढ़ोक्ति सिद्धि कहा जाता है। ये भैया रीतिकालीन कवियों के विषय में ये बच्चन जी का वक्तव्य है कि इन्होंने सब चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है। युद्ध वर्णन किया है तो भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके, और श्रृंगार किया है तो भी। जहां कहीं औरंगजेब और उसके मुसाहिबों का प्रसंग आया है वहां कभी खड़ी बोली की छौंक डाल देता है। शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों, कहत गरो परिबे को पातशाह गरजा। प्रगल्भ कवि तथा आचार्य थे। देव और बिहारी को लेकर कभी एक को और कभी दूसरे को बड़ा सिद्ध करने का जो आंदोलन खड़ा किया गया वह यूं ही नहीं था। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य में आलोचकों ने देव और बिहारी को लेकर के, देव बड़े के बिहारी, बहुत सारी विवाद और बहुत सारी बातें इस पर चली हैं, तो उसके संबंध में इन्होंने ये बात कही है। आगे देखा जाए यहाँ पर कि उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है उन्हें घन आनंद के निकट खड़ा कर देती है, यानी घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। ये देव के बारे में कहा जा रहा है। स्मरण रखना चाहिए कि अपने ही ग्रंथों को इस या उस अंश को काट कर दूसरा ग्रंथ बना लेने की कला आधुनिक लेखकों को ही नहीं मालूम है। देव भी इस फन में उस्ताद थे। चलिए आगे बढ़िएगा। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझौल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। जहां तहां उनमें जो पेंचीले मजबून दिखाई पड़ते हैं वे उनके आचार्यत्व के फल हैं। आगे बढ़िएगा। वस्तुतः वे मादक सौंदर्य के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। देव को मादक सौंदर्य का कवि किसने कहा है, तो बच्चन जी ने कहा है कि देव मादक सौंदर्य के कवि हैं। उसमें रूप रस रंग गंध और आभिजात्य का अद्भुत मेल है। यहाँ पर ना मतीराम का संयम है और ना बिहारी का क्लासिकल रूप। यह भी देव के लिए कहा गया है। भक्तों और संतों का प्रेम ईश्वर के प्रति था तो रीतकालीन कवियों का प्रेम मनुष्य का मनुष्य के प्रति, यानी स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति। ये कवि प्रेम को ईश्वरीय धरातल से उतार कर मानवीय धरातल पर लेकर के आए। ये रीतिकालीन कवियों का काम है भाई। आगे बढ़िएगा। स्वच्छंद काव्यों में प्रेम की साधना बड़ी ही कठिन बताई गई है, तलवार की धार पर दौड़ने की तरह। देव भी कहते हैं कि प्रेम तो कहत ठाकुर न ऐठो सुन, बैठो गड़ी गाहरे तो पैठो प्रेम सर में है। शास्त्र में केशव की तरह क्लासिकल हैं तो काव्य में बहुत कुछ घनानंद की तरह स्वच्छंद हैं। ये देव के बारे में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करिएगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करिएगा।
देव के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो शास्त्र में केशव के समान क्लासिकल हैं, तो काव्य में बहुत कुछ घनानंद की तरह वो स्वच्छंद हैं। आगे देखेंगे, बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक है तो देव का आवेगात्मक, या कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। बिहारी का काव्य या बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक है तो देव का आवेगात्मक है। सौंदर्य का यह रंग में वर्णन मतीराम और देव की नायिका के सौंदर्य वर्णन में भिन्न है। इस वर्णन में कवि तटस्थ है। मतीराम की नायिका में वीर्य विक्षोभन की क्षमता है तो देव की नायिका में नैनोत्सव। समझ गए? फाग का फाग उनका सबसे प्रिय त्योहार है। पद्माकर, तीज त्योहारों के बारे में पद्माकर ने बहुत लिखा है। यह भी सवाल आपसे महत्वपूर्ण है कि तीज त्योहारों के बारे में लिखने वाला कौन है? तो पद्माकर ने लिखा है, जिसमें बच्चन जी कहते हैं कि फाग उनका सबसे प्रिय त्योहार है। तो फाग किसका प्रिय त्योहार है बच्चन जी के अनुसार? पद्माकर का। शिशिर के पाला के विरोध में मसाला जुटाने में पद्माकर किसी से 19 नहीं है बल्कि 20 होंगे। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह इंपॉर्टेंट करते जाइएगा। उनका बैरवे नायिका भेद अपनी सरसता और कोमलता में रहीम के बरवे नायिका भेद से टक्कर लेता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बरवे नायिका भेद तो रहीम जी ने लिखा है, एक और व्यक्ति ने लिखा था बरवे नायिका, यशोदानंदन कवि थे एक, उन्होंने बरवे नायिका भेद लिखा था। उनके बरवे नायिका भेद की तुलना यहाँ से की जा रही है रहीम से, कि उनकी जो है उनका बरवे नायिका भेद अपनी सरसता और कोमलता में रहीम के बरवे नायिका भेद से टक्कर लेता है। यशोदानंदन ने भी लिखा है बरवे नायिका भेद। ये कन्फ्यूजन करने वाली है तो पूछा जा सकता है। सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य बिहारी के काव्य में मिलते हैं, उतने किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं। सतसई में प्रेम का क्रीडात्मक रूप और श्रृंगार का संयोग पक्ष अत्यंत समारोह पूर्वक चित्रित किया गया है। बिहारी ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भैया, ये बच्चन जी बिहारी के विषय में कह रहे हैं। आगे देखा जाए, बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है, या कथन किसका है? बच्चन जी का। ना तथाकथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाह बंधने वाला था और ना रीति के बांध में उनकी कविता। जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। वे मन के राजा थे। किसके बारे में है? घनानंद के लिए है। किसने कहा है? बच्चन जी ने कहा है। ध्यान से इसको फिर से पढ़ लीजिए। ना तथाकथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाह बंधने वाला था और ना रीति के बांध में उनकी कविता। जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मकता स्तर पर कविता में है। वे मन के राजा थे। घनानंद के लिए। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बच्चन जी कहते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। आगे बढ़िएगा, रूप का निरखना एक बात है, देखने पर यह हर बार नया लगना दूसरी बात है। चलिए आगे बढ़िएगा। यदि बिहारी देव और घनानंद के आप्रस्तुतों को एक साथ रख दिया जाए तो कवियों की अपनी विशेषताओं के साथ तत्कालीन युग का अंतर विरोध भी स्पष्ट हो जाता है। बिहारी ने मन की स्थिति को उजागर करने के लिए तुरंग, मृग, मस्त, हाथी आदि अप्रस्तुतों को चुना है, तो देव ने इसी काम के लिए मधुमक्खी, जाल का मीन और पिंजरा की चिरी आदि की मीन, चालक, चकोर, घनानंद के यहाँ भी हैं, पर उनका मन तो नेह न्यारे मीन चकोर चंदहीन है। तुलसी का चातक दृष्टांत दृष्टांतात्मक है तो घनानंद का रचनात्मक संवेगात्मक संवेदात्मक। बिहारी के आप प्रस्तुत सामंती दबदबा व्यक्त करते हैं, देव को उसकी जकड़ और घनानंद के मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहारी, देव, घनानंद और तुलसी सबको एक जगह मिला करके इन्होंने आलोचनात्मक पक्ष प्रस्तुत किया है। आइए आगे देखा जाए। वे कलम ही नहीं मांझते थे, तलवार भी मांझते थे। वे उमंगी और मौजियों के महाराज थे। तो यह तो इस कवित्व से सिद्ध होता है, ये ठाकुर के विषय में कहा जाता है। ठाकुर के विषय में कहा है बच्चन सिंह जी ने। फर्क यह है कि एक आजीवन प्रेमाग्नि में झुलसता रहा और दूसरे को अपनी प्रेमिका का संग साथ मिला। ये घनानंद और बोधा के विषय में है। घनानंद और बोधा के विषय में है। इनकी प्रेम रचनाओं को लेकर के घनानंद के विषय में है कि आजीवन प्रेमाग्नि में झुलसते रहे हैं। तो यहाँ पर बोधा क्या है कि अपनी प्रेमिका का संग और साथ पाए थे। तो उसी विषय में उन्होंने लिखा है काव्य रचनाओं को पढ़ने के बाद। हिंदी की उर्दू शैली की कविता की शुरुआत रीतकाल में हुई है, पर उस समय हिंदी कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, उर्दू कविता खड़ी बोली में। यहाँ पर हिंदी में उर्दू काव्य शैली, यह एक स्वतंत्र टॉपिक है। बच्चन जी के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो ये वहाँ से है कि हिंदी की उर्दू शैली कविता की शुरुआत रीतिकाल में हुई थी, पर उस समय हिंदी कविता ब्रज भाषा में लिखी थी और उर्दू खड़ी बोली में। मीर विचारधारा में कबीर के निकट हैं तो भाषा की मिठास में सुर के। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ये मीर हैं, एक उर्दू कवि हैं। हिंदी के सूफी कवि इतने असांप्रदायिक नहीं थे जितने मीर थे।
इस अर्थ में मीर जायसी और कुतुबन से आगे थे। वे लोग इस्लाम के घेरे नहीं तोड़ सके थे, जबकि मीर ने उसे तोड़ दिया था। आगे बढ़िएगा। कबीर झपट्टा मार चोट करते हैं, तो मीर खिझा खिझा कर रुला रुला कर मारते हैं, पटक पटक के लतियाते हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये कबीर और मीर के विषय में है। मीर एक और हिंदी भक्त कवियों की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि निराला से वैसी ही हेकड़ी, वैसी ही बेद दिमागी, वैसी ही मुफलिसी, वैसा ही अहम। समझिएगा ध्यान से। इनमें न जायसी का सा पारस रूप मिलेगा, न पद्मावत में प्रयुक्त जनता की भोली भाली प्यारी भाषा। ये भी मीर के विषय में ही है। आइए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में जहां एक और नायिका भेद लिखा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर इतिहास की नब्ज पर हाथ रखे हुए गिरधर व्यापारी, बनिया, राजा, सिपाही, वर्णाश्रम, धर्म की हीनता, हिंदू तुर्क की एकता की बात कर रहे थे। चलिए, तो रीतिकाल के विषय में महत्वपूर्ण कथन हमने कर लिया। थोड़ा तेजी से कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन ही है, और इसको वो जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही तैयार होगा। भाई याद तो हो नहीं सकता क्योंकि डिटेल व्याख्यात्मक चल नहीं रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन ही उठाया जा रहा है। अब भारतेंद्र युग और उनके मंडल को ले लेते हैं। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है, यदि मुसलमान ना आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर ना उठती, उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि अंग्रेज ना आए होते तो आधुनिक काल ना आता, ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था। आपको पता ही है कि भक्ति आंदोलन को लेकर के शुक्ल जी ने जो कहा है, वहीं से जोड़ते हुए बच्चन जी कहते हैं कि यदि अंग्रेज ना आए होते तो आधुनिक काल ना आता। चलिए आगे बढ़िएगा। ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता। ग्रियर्सन का मानस भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था। उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। चलिए, जबरदस्त आलोचना है भाई, ये जबरदस्त। ग्रियर्सन को लेकर के खींच रहे हैं कौन? बच्चन जी। लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी रंजित, शैली पंडिताऊ है। सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। समझिए, यहाँ से कोई भी बात पूछ लेगा कि सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान पर ब्रजी और अवधी भोजपुरी का प्रभाव है, ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, यह वक्तव्य किसका है? बच्चन जी का। इसमें से कोई एक काट सकता है, कोई एक काट करके दे सकता है कि लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, या कथन किसका है? बच्चन जी का। ठीक है, समझ लीजिएगा। सदल मिश्र के नासकेतोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी प्रकृति के अनुरूप है। पूरी बात भी पूछ सकता है। आइए अगले को देखा जाए। चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन मानी जाती है। वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है, यह पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। समझिएगा, एक सवाल है कि पृथ्वीराज रासो को किसने जाली ग्रंथ कहा है? एक सवाल, ये तो आप पॉपुलर है, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका उत्तर भी आपको याद होगा। अब परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? चंद छंद वर्णन की महिमा को जाली ग्रंथ किसने कहा है? तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। जाली ग्रंथ, कई बार हम ना रूढ़िवादिता के शिकार हो जाते हैं, तो ध्यान रहे। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा? शुक्ल जी ने। चंद छंद वर्णन की महिमा को भी जाली ग्रंथ किसने कह दिया है? बच्चन जी ने। पर इससे इतना पता चलता है कि खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसकी परंपरा पहले से चली आ रही है। जो लोग खड़ी बोली गद्य को मानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार, वहां पर बच्चन जी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये परंपरा से चली आ रही है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन चार गद्यों को है, गद्य लेखकों को है। सदा सुख राय, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल। राजा ने उस विरोधी परिस्थितियों में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया, वह इतिहास में चिरस्मरणीय हो गया। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। लगता है शुक्ल जी ने कालचक्र देखा नहीं था। यह पुस्तक नहीं है, बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, ना कि हिंदी नई चाल में ढली। चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1874 है, 1873 नहीं। अतः भारतेंदु की दृष्टि में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष ही हिंदी के नए रूप में ढलने का वर्ष है। पर राजा शिवप्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है, तो दूसरा लोकोपयोगी हिंदी। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती है, वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती है। बच्चन जी का कथन, स्पेशली बच्चन जी हम पढ़ ही रहे हैं,
इस समय तक गद्य इस योग्य हो चुका था कि वह जनता के चित्तवृत्तियों को नए रूप रंगों में रचनात्मक स्तर पर रूपांतरित कर सके। नाटक को छोड़कर अन्य सभी विधाएं नहीं थी। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ किसने कहा? हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ किसने कहा? भारतेंद्र की सहानुभूति केशव के साथ थी। ये केशव कौन है? वो केशव नहीं है रीतिकाल के, ये केशव चंद्र सेन है। केशव चंद्र सेन है, ध्यान दीजिएगा। भारतेंद्र की सहानुभूति केशव के साथ थी। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेल जोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। आगे बढ़िएगा। भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। अब इतनी भी बात आपसे पूछी जा सकती है कि भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडल के सबसे अधिक चमत्कार चमकदार नक्षत्र थे। संस्कृत शिक्षा के कारण उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार का परिष्कार और परिपक्वता आ गई थी, जबकि प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व में सरलता, मनमौजीपन और गंवई का रंग था। ये दोनों लोगों में तुलना की गई है। भट्ट जी ने 1872 में हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया। प्रत्येक प्रकार की कठिनाई झेलते हुए भी वे इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। ये भैया आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर क्या छपा हो रहता था? तो शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। या आपसे ये पूछ सकता है कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हैं आनंद भरे, ये किस हिंदी पत्रिका पर, किस हिंदी पत्र पर जो है मुख्य पृष्ठ पर छपता था? तो यह भी सवाल है कि हिंदी प्रदीप का मुख्य पृष्ठ पर यह छपता था। वे एक और व्यंग विनोद पूर्ण निबंध लिखते थे, तो दूसरी ओर विचारधारा मनोवैज्ञानिक निबंध की थी। भट्ट जी के बारे में आगे बढ़िएगा। गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। उनके चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का शुभारंभ माना जाता है। उनके व्यंग मिश्र जी के व्यंग की अपेक्षा अधिक मारक थे। चलिए, उनमें गांव की सरलता और मस्ती थी। वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे। भारतेंद्र के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर था। प्रताप नारायण शाही सिंह के विषय में है। उन्होंने आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद दो पत्र निकाले, जिनमें अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ और कर से पीड़ित किसानों के क्लेश का वर्णन मिलेगा। पर उसकी भाषा शैली में रईसी का अलंकार और रीति तत्व की प्रचुरता है। अनुप्रास तो पदे पदे मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार वे पंचीले मजमून बांधने में प्रेमी थे। खड़ी बोली में जो खड़ी बोली में जो पहला हिंदी नाटक लिखा गया वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला है। चलिए, ये कौन मानता है? ये बच्चन जी मानते हैं। बच्चन जी के अनुसार खड़ी बोली में जो हिंदी नाटक लिखा गया वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक है। लेकिन विलक्षण बात तब होती है जब प्रवर्तन नाटकों से ना होता। यहाँ पर बात आएगी कि ये शुक्ल जी की ने एक वक्तव्य दिया था कि प्रवर्तन हिंदी का कहाँ से हुआ है? नाटकों से हुआ है। हिंदी गद्य का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। उसी पर ये कहते हैं कि लेकिन विलक्षण बात तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से ना होता। भरत मुनि ने नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है, तो लोक जागरण का यह सशक्त माध्यम है। आप एक बात यहाँ से यह भी तैयार रखिएगा कि भरत मुनि ने नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि किसने नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है? तो ये भरत मुनि ने माना है। और कौन यह वक्तव्य दे रहा है? तो ये तो बच्चन सिंह जी का है। या दुखांत ना होकर सुकांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। भारतेंद्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है अपने कथ्य और प्रयोग में। आगे बढ़िएगा। दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है, तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। ऊपर जो बात की गई थी भारत दुर्दशा को लेकर के की गई थी, लेकिन अंधेर नगरी जो है वो अधिक महत्वपूर्ण नाटक है उनका। भारत दुर्दशा के बारे में वक्तव्य था। दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है कि यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है, तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। भारत दुर्दशा का रूप बिंब है, क्रूर, आधा किस्तानी आधा मुसलमानी, हाथ में नंगी तलवार। इसे पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यासों का अग्रज। कौन सा उपन्यास बात कही जा रही है? सौंदर्योपासक उपन्यास की बात की जा रही है, जो ब्रजनंदन सहाय ने लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, अगले कोटेशन पर चलेंगे। प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है, परीक्षा गुरु।
यों सैद्धांतिक आलोचना के नाम पर भारतेंद्र ने नाटक पर एक निबंध लिखा था और प्रेमघन ने बाणभट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्तिमूलक लेख। किंतु वास्तविक आलोचना का शुभारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है। अब ये बात इतनी पूछी जा सकती है कि वास्तविक आलोचना का शुभारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होती है, या वक्तव्य किसका है भाई? तो यह वक्तव्य बच्चन सिंह या बच्चन जी के अनुसार हिंदी आलोचना का, वास्तविक आलोचना का शुभारंभ किन किन नाटकों से मानते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट के नाटकों से। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह भी बेहद महत्वपूर्ण कथन है भाई। आगे देखते हैं। भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेमघन का पुरातन और पिटा हुआ। यह वक्तव्य किसका है? बच्चन जी का। फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी है। एक प्रकार से वे भारतेंदु के अनुकर्ता हैं। भारतेंदु के क्या हैं? अनुकर्ता हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो खत्म किया। एक रीतिकाल का पढ़ा हमने, रीतिकाल के ऊपर इनके महत्वपूर्ण कथन, और एक भारतेंदु युग और उनके मंडली के विषय में महत्वपूर्ण कथन। अगले के लिए तैयार रहिएगा, द्विवेदी मंडल आएगा और उसके आगे आएगा। कैसा लगता है आपको ये सेशन, इस बात को लेकर के जरूर बताया करें, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बाय बाय, टेक केयर।